तो आज बात करते हैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग मेकओवर की, एक ऐसी कहानी जो पूरे देश की तस्वीर बदल रही है। पर असल सवाल तो ये है कि क्या भारत वाकई दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की राह पर है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कुछ ट्रेंड्स और आंकड़ों के जरिए। अच्छा, इसको समझने के लिए ना पहले हमें भारत के मैन्युफैक्चरिंग के एक पुराने विरोधाभास को देखना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पोटेंशियल तो हमेशा से था, लेकिन वो कभी पूरी तरह से हासिल नहीं हो पाया। और देखिए, ये स्लाइड उस विरोधाभास को कितनी साफ साफ दिखाती है। लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश की जीडीपी का 1/4 यानी 25% हो, लेकिन दशकों बाद भी हकीकत यही है कि ये आंकड़ा 16 से 17% पर ही अटका हुआ है। तो सवाल ये है कि हम अटके क्यों रहे? असल में इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली चीज, हमारी 95% से भी ज्यादा कंपनियां इतनी छोटी हैं कि वो कभी स्केल अप ही नहीं कर पाती। दूसरी, देश की लगभग आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। और तीसरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसी जरूरी चीजों के लिए हम आज भी दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। लेकिन अब जैसा कहते हैं ना, कहानी बदल रही है। कुछ नए स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं जो नए ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहे हैं और इस पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हैं। और इसमें सबसे पहला और शायद सबसे सरप्राइजिंग प्लेयर है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जरा सोचिए, जो भारत कल तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक था, वो आज एक बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा है। इस बदलाव का स्केल देखना है ना, तो सिर्फ एक कंपनी को देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। उनके ऑर्डर बुक है लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपए। मतलब आने वाले कई सालों का काम तो ऑलरेडी बुक है। और देखिए, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। सिंपल सी बात है, जब किसी कंपनी को पता हो कि अगले 5-6 साल तक के ऑर्डर्स पक्के हैं, तो इन्वेस्टर्स को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आते हैं दूसरे गेम चेंजर पर, सेमीकंडक्टर्स। इस स्लाइड पर जरा टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से भारत ने इस फील्ड में काम किया है। 2021 में मिशन लॉन्च हुआ और 2026 तक देश में बनी चिप्स का प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, डिफेंस हर सेक्टर के लिए एक जबरदस्त बूस्ट। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी इंजन की, ग्रीन एनर्जी। लेकिन यहां भी कहानी सिर्फ बिजली बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कई आगे निकल चुकी है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो ये है कि भारत ने अपनी टोटल पावर कैपेसिटी का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल्स यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर लिया है। और मजेदार बात, ये टारगेट 2030 का था, जो हमने 5 साल पहले ही पूरा कर लिया। तो सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि अब फोकस शिफ्ट हो गया है। पहले जोर सिर्फ सोलर पार्क बनाने यानी जनरेशन पर था, लेकिन अब असली काम उस बिजली को देश के कोने कोने तक पहुंचाने यानी ट्रांसमिशन और उसे स्टोर करने पर है। क्योंकि देखिए, सूरज तो दिन में ही चमकता है, लेकिन हमें बिजली तो रात में भी चाहिए, है ना? अच्छा, अभी तक हमने बात की सप्लाई साइड की, फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, ये सब। लेकिन किसी भी इकोनॉमी का दूसरा पहिया होता है डिमांड यानी खपत। और यहाँ एक बहुत बड़ा रिवाइवल देखने को मिल रहा है रूरल इंडिया से। ये आंकड़े देखिए, कई सालों के बाद ग्रामीण भारत में रोजमर्रा के सामान की खपत की ग्रोथ शहरी भारत से डबल से भी ज्यादा हो गई है, 7.7%। ये नंबर बताता है कि गांवों में पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों लौट रहे हैं। तो इस कमबैक के पीछे आखिर है क्या? इसके 3 बड़े हीरो हैं। पहला, अच्छी फसल, जिससे किसानों की जेब में ज्यादा पैसा आया। दूसरा, GST में बदलाव, जिससे रोजमर्रा का सामान कुछ सस्ता हुआ। और तीसरा, कम ब्याज दरें, जिससे गाड़ी और घर का सपना पूरा करना थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू रखना जरूरी है। आगे की राह में अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। तो रास्ते में पत्थर कौन से हैं? पहला और सबसे बड़ा, स्किल की कमी। मतलब काम तो है, पर उस काम को करने के लिए ट्रेंड लोग नहीं हैं। दूसरा, रेगुलेशंस की अनिश्चितता, जो नए इन्वेस्टमेंट को धीमा कर सकती है। तीसरा, ग्रीन वॉल का खतरा, यानी पश्चिमी देश हमारे एक्सपोर्ट पर कार्बन टैक्स लगा सकते हैं। और चौथा, हम रिसर्च और डेवलपमेंट पर आज भी बहुत कम खर्च करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? असली गोल सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं है। असली गोल है एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना,
मतलब सिर्फ दूसरे देशों के पार्ट्स को जोड़कर असेंबल करने के बजाय खुद नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग करना। तो इन सारे पॉजिटिव बदलावों और चुनौतियों को देखते हुए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे शुरुआत की थी। क्या हम वाकई एक ऐसे दशक की दहलीज पर खड़े हैं जिसे मेड इन इंडिया दशक कहा जा सकेगा? सफर अभी लंबा है, लेकिन मंजिल की दिशा बिल्कुल सही लग रही है।